हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमारा यूनिट स्टार्ट किया था मैथमेटिकल मेथड, है ना। और मैथमेटिकल मेथड में हम क्या क्या पढ़ने वाले थे ये भी डिस्कस किया था। तो जैसे बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी वैल्यू की जरूरत होती थी। उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या कहा था बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। उसके एग्जाम्पल भी लिए थे हमने, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, वर्क हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल थे? स्केलर क्वांटिटी के। और उसके बाद हमने वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन किया था, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हमें उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड साथ ही उसकी डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। विदाउट डायरेक्शन हम उस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहने वाले बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। जिसका एग्जाम्पल भी हमने लिए थे। फोर्स क्या होता है? फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है, जिनको अगर हमें एक्सप्लेन करना है कंप्लीटली तो हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना जरूरी होती है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हुआ था। और जैसे मैंने वीडियो लेक्चर के एंड में आपको बताया था, हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। और आपको जैसे बताया हूं मैंने कि जो इस वेक्टर के जो कॉन्सेप्ट है, स्केलर एंड वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट, हम जैसे जैसे आगे सिलेबस बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये बीच बीच में हमें इसका यूज होने वाला है, इसलिए इन कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से एक बार सभी का वेलकम करना चाहूँगा हमारे फिजिक्स के प्यारे से चैनल में, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड बाय श्याम सर। ओके, तो बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो हमारा पहला टाइप होता है, ये सभी टाइप्स एकदम सिंपल है, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, और आपको कॉपी और पेन लेकर, आपके पास टेक्स्ट बुक है वहां से नोट्स बनाइए इसके। ठीक है, तो हमारा जो पहला टाइप होता है दैट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नल का मतलब ही होता है जीरो। अब जीरो वेक्टर या नल वेक्टर किसे कहेंगे? देखिए, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर, ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या बोला? द फिजिकल क्वांटिटी और द वेक्टर विच हैज अ जीरो मैग्नीट्यूड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन is called as जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। क्या होता है जीरो वेक्टर? मतलब having जीरो मैग्नीट्यूड in a given डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर बोल रहे तो वहां पे डायरेक्शन होना जरूरी है, बट इसको जीरो या नल क्यों बोल रहे? बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ऐसे सभी वेक्टर्स को हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर जीरो वेक्टर किसे कहेंगे? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल दिए, वेलोसिटी वेक्टर, आप सभी को पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर of a stationary object, velocity vector of a stationary object को हम कहेंगे जीरो वेक्टर। अब क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी वेक्टर हैविंग ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या? मूव नहीं हो रहा है, उसकी स्पीड जीरो है। और आपको पता है वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बराबर है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो सपोज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है उसके पास, बट मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी ही हम बोल सकते हैं स्पीड।
उसकी स्पीड जीरो, क्योंकि क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर उसकी स्पीड जीरो होगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है, एक जीरो वेक्टर है। और एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, एक्सेलरेशन इज आल्सो, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, बट एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ an object or particle moving with uniform speed। क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रहा है मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन कब होता है बच्चों, जब वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। तो कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कांस्टेंट डायरेक्शन में विथ यूनिफॉर्म स्पीड अगर मूव हो रहा है, तो ऐसे वक्त जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा उसका वो क्या होगा, जीरो वेक्टर। बिकॉज एक्सेलरेशन तभी होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो समझ में आ गया जीरो वेक्टर क्या है। जीरो वेक्टर इज नथिंग बट अ वेक्टर हैविंग अ जीरो मैग्नीट्यूड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जीरो वेक्टर क्या होता है समझ में आ गया। अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में सेकेंड टाइप देखेंगे, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब उसके नाम से ही हमें कुछ समझ रहा है, रिजल्टेंट। जैसे हमारे एग्जाम का बच्चों रिजल्ट क्या हुआ पूछते, तो क्या बोलते हैं, हमको 65% मिले, हमको 80% मिले, हमको 90% मिले, है ना। बट जब हम रिजल्ट बताते हैं तो उस रिजल्ट के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के जो टोटल मतलब मार्क्स होते हैं उसको हम आउट ऑफ टोटल मार्क निकालते, तब हमें रिजल्ट मिलता है। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के सभी मार्क्स को मिलाकर जो एक टोटल आती है उसी को कहते हैं हम उसका रिजल्ट। तो उसी तरह बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर भी होता है। अब रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ अ टू और मोर वेक्टर्स, यानी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या बोलना है तो क्या करेंगे, इट इज अ सिंगल वेक्टर। क्या बोल रहा हूं, इट इज अ सिंगल वेक्टर। दो या दो से ज्यादा वेक्टर का काम जो एक सिंगल वेक्टर कर रहा है, मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स मिलकर जो काम कर रहे थे वही काम अगर एक कोई सिंगल वेक्टर कर रहा है तो सिंगल वेक्टर को क्या कहेंगे बच्चों, हम उन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। चलो इसको एग्जाम्पल, टू और मोर वेक्टर्स, क्या बोला मैंने, रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स is that single vector which produces same effect as that produced by all the given vectors। मतलब सिंगल, एक रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, एक सिंगल वेक्टर रहेगा जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स मिलकर जो काम कर रहे हैं उस काम एक अकेला अगर वेक्टर कर रहा होगा तो उस वेक्टर को क्या कहेंगे बच्चों, हम उसका रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कोई ऐसी पानी में कोई नाव, मतलब पानी है, नदी है, रिवर है, बह रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिवर का पानी बह रहा है। यहाँ पे बच्चों अगर कोई नाव है, ठीक है, एक नाव है कोई, इस नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे पे आना है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी पर्सन बैठा होगा, है ना, वो पर्सन क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चालू करेगा, है ना, उस बट अब देखो यहाँ पे ये जो पर्सन है उसको इस किनारे पे आना है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आना है, ठीक है। हो रहा क्या,
इन्होंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दिया। सपोज इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F1, है ना, वेक्टर F1। बट जो रिवर है वो किस डायरेक्शन में बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है। तो इस नाव के ऊपर और एक फोर्स लग रहा है ना, जो पानी का जो फ्लो है उस फ्लो की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और ये जो हमारा पर्सन है बैठा हुआ नाव में वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। बट आपने देखा भी होगा, आप समझ में आ जाएगा कि जब हम देखेंगे कि वो जब इस किनारे से दूसरे किनारे पे आ गया रिवर के, तो यहाँ पे नहीं पहुंच पाता, वो कहीं यहाँ पर बीच में पहुंचता है। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर एट अ टाइम दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में कर रहा है और एक इस डायरेक्शन में। तो दोनों मिलकर जो फाइनल रिजल्ट आया, हमारी नाव यहाँ पर पहुंच गई। समझ में आ रहा है? नाव यहाँ पे पहुंच रही है। तो क्या कहेंगे बच्चों, इस नाव पे जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो ये है। इन दोनों फोर्स को मिलकर जो काम किया वो इस फोर्स ने किया, तो इस फोर्स को कहेंगे हम इन दोनों ही फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स। और फोर्स आने कौन सी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो ये रहेगा। आगे हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे अलग अलग लॉज है वेक्टर एडिशन के, तो वहाँ पे और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल में सिर्फ इतना ध्यान रखिए, रिजल्टेंट वेक्टर हम किसे कहेंगे? ऐसा वेक्टर जो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स है, उन्होंने अलग अलग काम करके जो टोटल काम करते हैं डिफरेंट वेक्टर्स मिलकर, उसी काम को अगर एक सिंगल वेक्टर कर रहा है तो उस सिंगल वेक्टर को उन सभी वेक्टर्स का क्या कहेंगे बच्चों? रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे हम बार बार ये रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल में इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है दैट इज थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड एज निगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। कब हम कहेंगे दो वेक्टर्स को एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर या निगेटिव, किसी वेक्टर को किसी पर्टिकुलर वेक्टर का निगेटिव वेक्टर है, ऐसा कब बोलेंगे? तो इसको डिफाइन कैसे करते बच्चों? अ वेक्टर हैविंग अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। कोई हमारे पास गिवन वेक्टर है, सपोज फॉर एग्जांपल एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन है। अगर सेम मैग्नीट्यूड मतलब 5 न्यूटन वाला ही मैग्नीट्यूड, बट उसकी डायरेक्शन अगर अपोजिट है, देखो ये एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। अब मैंने दूसरा फोर्स लिया जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है 5 न्यूटन, बट उसकी डायरेक्शन उस गिवन वेक्टर के अपोजिट में, तो इस वेक्टर को क्या कहूंगा बच्चों? इस गिवन वेक्टर का अपोजिट वेक्टर। बहुत ही सिंपल है ना। तो निगेटिव वेक्टर हम किसे कहेंगे? निगेटिव वेक्टर है अपोजिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब उनकी वैल्यू सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, बट इन अपोजिट डायरेक्शन और डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, then the vector is called as, क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे जो हमारे पास गिवन वेक्टर है उसका निगेटिव वेक्टर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज एक है वेक्टर ए, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड सपोज 5 न्यूटन है, सपोज एक फोर्स है ना, चलो मान लेते हैं इसको F1 है। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। अब इतने ही मैग्नीट्यूड वाला मैं और एक वेक्टर लेता हूँ, मतलब देखो दोनों की लेंथ सेम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में ये जो लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करता है उसका मैग्नीट्यूड। तो हमने एक दूसरा वेक्टर लिया, दूसरा फोर्स लिया F2, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है 5 न्यूटन, बट डायरेक्शन क्या है इस पहले वाले फोर्स के अपोजिट में। तो हम क्या कहेंगे? F2 और वेक्टर F2 इज अ निगेटिव और अपोजिट वेक्टर ऑफ दिस गिवन वेक्टर। समझ में? एकदम सिंपल है।
बट एक चीज आपको याद रखना बच्चों, निगेटिव वेक्टर रहे या इक्वल वेक्टर रहे, ये दोनों सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फोर्स है और दूसरी वेलोसिटी है, दोनों ही वेक्टर है बट सेम फिजिकल क्वांटिटी है कहाँ, नहीं। तो जो भी गिवन क्वांटिटीज है जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, अपोजिट वेक्टर है क्या, इक्वल वेक्टर है कि, ये सब सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। दोनों ही फोर्स होना चाहिए या दोनों वेलोसिटी होना चाहिए, समझ में आ रहा, या दोनों एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फोर्स है तो दूसरी वेलोसिटी है और उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो अपोजिट वेक्टर किसे कहेंगे, समझ में आया, निगेटिव वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है गिवन वेक्टर के मगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कहेंगे इन दोनों को ही बोल सकते हैं हम एक दूसरे के क्या है, ये निगेटिव वेक्टर्स है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 4, दैट इज कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। बिल्कुल निगेटिव वेक्टर के अपोजिट है, एकदम सिंपल है ये भी। इक्वल वेक्टर्स कब कहेंगे, जब दो वेक्टर्स of same physical quantity having same magnitude as well as same direction। निगेटिव में क्या बोले थे, मैग्नीट्यूड तो सेम था बट डायरेक्शन अपोजिट रहेंगी। बट इक्वल वेक्टर्स है ऐसे कब बोलेंगे, when the two vectors having same magnitude and same direction, then that two vectors are called as equal vectors or equal vectors of each other, है ना। सो इक्वल वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, vectors having same magnitude and same direction, then they are called as equal vectors। तो जैसे हमने भी प्रीवियस एग्जांपल में मतलब जो अपना निगेटिव जो वेक्टर है उसके लिए जैसे एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास दो फोर्सेस है, एक है 5 न्यूटन का, दूसरा भी है 5 न्यूटन का। मतलब फोर्सेस है मतलब दो वेक्टर्स है हमारे पास F1 और F2, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन और दोनों की डायरेक्शन भी अगर सेम है मतलब हम इनको बोल सकते दे आर इक्वल वेक्टर्स। वो एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेंगी तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों को एक दूसरे का इक्वल वेक्टर। बट यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई है, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम टाइप की होना चाहिए। एक वेलोसिटी है दूसरा फोर्स है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है बच्चों। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारा जो नेक्स्ट टाइप है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, है ना। अब पोजीशन वेक्टर देखो नाम में ही कुछ तो भी छुपा है इसके मीनिंग। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल की पोजीशन बताएगा विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। मतलब किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया हमने, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक प्लेन है, वहां पर हमने कोई पॉइंट P है, उसकी पोजीशन जो वेक्टर बताएगा कहाँ किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। सिंपल लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना, ऐसा वेक्टर जो क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन को बताएगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। उस वेक्टर को क्या कहेंगे बच्चों, हम पोजीशन वेक्टर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, a vector which gives the position of a particle या ऑब्जेक्ट बोल सकते, पार्टिकल एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू origin of a given or chosen, जो भी हम चूज कर रहे
given or chosen coordinate system is called as पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर मतलब पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रहेगा। जैसे इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास हमने एक चूज कर ली, प्लेन है, तो यहाँ पे दो मतलब एक्सिस काम करेगी, एक्स वाई। तो सपोज मैंने एक्स वाई, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक हमने एक एक्स वाई एक्सिस लिए और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है P, ये हो गई इस एक्स वाई की ओरिजिन। तो ये पार्टिकल P यहाँ पर है, तो इस पार्टिकल P की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू x वो कहाँ पर है, विथ रिस्पेक्ट टू y कहाँ पर है, ऐसा वो जो पर्टिकुलर पोजीशन बताएगा इसकी, हम उसको क्या कहेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, एक एरो दे देंगे हम। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं वेक्टर r। तो ये वेक्टर r क्या बता रहा है, इस पॉइंट P की पोजीशन बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब ये पॉइंट P या पार्टिकल P इस x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितने दूरी पर है और y एक्सिस के दूरी पर, मतलब y एक्सिस पर कितने दूरी पर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसके बारे में ये वेक्टर बताएगा। तो इस वेक्टर को क्या कहेंगे हम, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वो क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो x से कितने दूरी पर है और y से कितने दूरी पर। तो वेक्टर r, या उसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं वेक्टर OP, ये क्या है, इज अ पोजीशन वेक्टर। इसको क्या कहेंगे हम बच्चों, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर मतलब समझ में आया क्या, ये भी एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के, मतलब वो ओरिजिन से किस पोजीशन पर है, उस वेक्टर को क्या कहेंगे हम, उस पर्टिकुलर पॉइंट का या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वो क्या बता रहा है हमें, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, अब बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो हमारा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप ऑफ वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जैसे हमने जीरो वेक्टर कहा, रिजल्टेंट वेक्टर कहा, निगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इनके नाम में कुछ ना कुछ इसका मीनिंग छुपा हुआ है ना। तो उसी तरह बच्चों यूनिट वेक्टर भी कुछ बताता है हमें उसके नाम से। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहे, यूनिटी। यूनिटी का मतलब या यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। तो जैसी कोई पर्टिकुलर वेक्टर को हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना है, तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है बच्चों यूनिट वेक्टर। क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बोला मैंने, वन, यानी यूनिट यानी वन, बट उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ हम इस यूनिट वेक्टर को लिखते थे, तो वो यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पर्टिकुलर गिवन वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर को बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे हम, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर, अ वेक्टर whose magnitude a vector whose magnitude is unity यानी वन in a given direction, that vector is called, उस वेक्टर को हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर। ओके, ठीक है बच्चों। सो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होती है, बट उसके पास क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन होती है, इसीलिए मैंने क्या बोला, यूनिट वेक्टर को हम इसीलिए यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सपोज मान लेते हैं इफ वेक्टर m, एक वेक्टर m है
if vector m is a non-zero vector, non-zero वेक्टर मतलब जैसे हमने जीरो वेक्टर किसे कहते हैं, याद है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो नॉन जीरो वेक्टर है मतलब क्या बोला, उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं रहेगा। सो इफ m इज अ नॉन जीरो वेक्टर दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो, समझे, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो, देन मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर m को मॉड में लिखो या सिर्फ m लिखो, यानी मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, ठीक है, देन द यूनिट वेक्टर along the direction, then unit vector along the direction of vector m is written as u, इसको हम ऐसे जनरली u से रिप्रेजेंट करते। अब ये u जो है यूनिट वेक्टर है, वो वेक्टर m की डायरेक्शन दिखा रहा है, इसलिए इस तरह से, और इसके ऊपर ऐसी ट्रायंगुलर कैप जड़ा देते। तो ये कैप से हमें पता चलता है कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर क्या करता है, फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, यूनिट वेक्टर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को बताना, ठीक है। तो देखो बच्चों, इफ वेक्टर m इज अ नॉन जीरो वेक्टर दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड इज that is its magnitude is not equal to zero, non zero है मतलब not equal to zero, then the unit vector of the along the direction of vector m is written as vector um and is given by, इसको लिखते कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे है, is given by, देखो इसको इस तरह से लिखा जाता है, वेक्टर m is equal to होता है magnitude of vector m into यूनिट वेक्टर। देखो इस फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आ रहा, जो वेक्टर m है इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, m मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर m का मैग्नीट्यूड, और um मतलब उसका यूनिट वेक्टर, जो क्या बताएगा, डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होना जरूरी है। तो इस यूनिट वेक्टर का काम होता है कि इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो यहां से ही हमारा यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, वो वेक्टर और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। अब देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है हमारा यूनिट वेक्टर का, इस यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से जैसे हमने बताया कि यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब ऊपर में क्या लिखे हमने, वेक्टर लिखे, तो वेक्टर है मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और अपॉन में क्या लिखे हमने, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, वहां पे कैंसल, मतलब कैंसल होगा मतलब 1 बचेगा, और सिर्फ क्या बचेगी, डायरेक्शन। इसीलिए यूनिट वेक्टर को कहा जाता है, ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही होता है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पर्टिकुलर जो गिवन वेक्टर उसकी डायरेक्शन। जैसे इसको समझने के लिए देखो, हमारे पास कोई एक वेक्टर एफ है, मतलब 4 से 10 न्यूटन का, ठीक है, जो कहाँ से कहा जा रहा है, राइट से सपोज लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। तो जब मैं यहाँ पर देखो, इसका यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, बोला वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो देखिए वेक्टर क्या है हमारा, वेक्टर की वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन, है ना। अब वेक्टर है मतलब 10 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसके साथ में हमें डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट जो भी डायरेक्शन है उसकी, अपॉन क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, एक नंबर और उसका यूनिट 10 न्यूटन, क्या हो जाएगा, देखो 10 न्यूटन कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा 1, और क्या बच गई, सिर्फ डायरेक्शन, मतलब
ये जो यूनिट वेक्टर है वो क्या बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बट उसके पास जो गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा राइट टू लेफ्ट। तो समझ में आ रहा है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है बट वो किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये तो हमारी जनरल डेफिनेशन डिस्कशन हो गया। अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या डिफरेंट आगे आपको कॉन्सेप्ट आएंगे, तो हम जैसे जनरल डेली लाइफ में हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होती है ना। तो ऐसे वक्त उस पर्टिकुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अलग अलग यूनिट वेक्टर्स बनाए। जैसे हमारे पास मैंने जैसे बोला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, तो ये 3 डायरेक्शन है हमारी एक्स वाई जेड मतलब। तो इन तीनों डायरेक्शन को बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 अलग अलग यूनिट वेक्टर्स यूज करते। एक्स डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम वेक्टर आर स्मॉल आर यानी बताता है एक्स डायरेक्शन। अगर वाई डायरेक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है बच्चों तो हम यूज करते हैं वेक्टर जे। ये वेक्टर जे क्या रिप्रेजेंट करेगा, वाई डायरेक्शन को। और जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते, के। तो ये आई जे के, ये जो 3 यूनिट वेक्टर है हम डेली लाइफ में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, तो उन एक्स वाई और जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 यूनिट वेक्टर्स का यूज करेंगे, आई जे और के। तो जैसे मैंने आपको पोजीशन वेक्टर बताया था, सपोज फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पर हमारा एक पार्टिकल है P, ओके। अब इस पार्टिकल की हमें पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालना था, तो जैसे ये मैंने एक पोजीशन वेक्टर निकाल लिया वेक्टर आर। अब देखिए इस वेक्टर आर की सपोज वेक्टर आर क्या है, सपोज हमारा पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट P का इस पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए वेक्टर आर को सपोज ये P पॉइंट एक्स एक्सिस पर 2 मीटर पर होगा फॉर एग्जांपल, और वाई एक्सिस पर होगा सपोज ये 3 मीटर पर। तो हम इसकी पोजीशन वेक्टर को लिखते वक्त कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। देखो इस तरह से अगर मैंने लिख दिया पोजीशन वेक्टर तो आपकी पूरी आइडिया क्लियर हो जाएंगी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो। क्योंकि एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई का यूज करते, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जे का। तो हमें क्या बता रहा है ये जो वेक्टर लिखा हूं मैंने कि हमारा जो पार्टिकल P है वो एक्स एक्सिस पर 2 मीटर पर है, क्योंकि आई लिखा है, आई क्या रिप्रेजेंट करने वाली यहाँ पे एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे जैसे जे दिखा तो हमें समझ जाएगा कि ये वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में ये पार्टिकल कितने मीटर पे, 3 मीटर पे। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो समझ में आ रहा है, जब भी हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे तो वहां पे हम कौन से वेक्टर्स का, कौन से यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं बच्चों, वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर जेड, वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के। मतलब हमें एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो हम उस यूनिट वेक्टर की जगह लिखते हैं आई। अगर हमें वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो उसका यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे जे, और जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसका यूनिट वेक्टर लिखते वेक्टर के। तो इस तरह से हमें यूनिट वेक्टर का यूज करना है। आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट। तो बच्चों आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर था स्पेशली टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के ऊपर था, जिसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किए। जीरो वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड लास्ट वन इज द यूनिट वेक्टर। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बच्चों हम इस यूनिट के नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, मगर आज के वीडियो लेक्चर में ये जो हमारे इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना और अपने टेक्स्ट बुक का यूज करके अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते बनाते एक बार आपकी फिर से रिवीजन हो जाती है तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से दिमाग में ध्यान रहते हैं। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आते हैं हम नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच and like and subscribe the channel and share with your friends so that they can also take the benefits of this video lecture. ठीक है, so thank you very much once again
and have a nice day.